नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे होंगे और कुछ सोच रहे होंगे, तब हो सकता है आप बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ की तरफ जाने की सोच रहे होंगे या पोलिंग बूथ पहुंचकर क्यू में लगे होंगे और बिल्कुल अंतिम समय पर अपने मन की आवाज़ को सुनते हुए वोट डाल रहे होंगे या वोट डालने का इंतज़ार कर रहे होंगे। हमारी इतनी बातों पर कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को ज़रूर करिएगा। आपने बंगाल चुनाव पर हमने जितने भी वीडियोस दिए हैं उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है और स्नेह दिया है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। मुद्दों पर आते हैं। बंगाल चुनाव पर जितनी भी बातें कही गई, ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से लेकर के चुनावी सर्वे और पॉलिटिकल पंडित्स जो भी कहते रहे, आपने सुना। अब बारी आपकी है। सवाल ये है कि बंगाल में क्या होगा। ये उस मतदाता के मन में, या आप अगर वोट डाल रहे हैं तो आप मतदाता हुए, आपके मन में है कि आखिर में बाजी किधर पलटेगी, क्योंकि बाजी पलटने का खेल है। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में यही होने जा रहा। खेला होबे जो ममता दीदी पहले 2021 के चुनाव में बोली थी और बहुत बड़ी विक्ट्री उन्होंने हासिल की थी और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी वैसा ही होगा या यूं कहें वैसा नहीं होगा। मतलब जब हम ये सोचते हैं कि आखिर में होगा क्या, सारे गुणा गणित एक एक कंस्टिट्यूएंसी पर बात करके वहाँ के पत्रकारों से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोग जो दिल्ली एनसीआर या बड़े और मेट्रो सिटीज़ में हैं उनसे बात करके ये कहा जा सकता है कि बंगाल का चुनाव इस बार बहुत टफ है। और टफ सिर्फ ममता दीदी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और टफ उन लोगों के लिए भी है जो शायद अपनी साख भी न बजा पाएं और वो बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मसलन इस देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही है। या वहाँ पर ध्रुवीकरण के नाम पर जो मुस्लिम राजनीति के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि वास्तव में ये चुनाव क्या है। 3-4 बातें। चुनाव के पहले एसआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट की दखल हुई, ममता दीदी की जिद और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के पहले से ही ममता दीदी की जिद और उनके टैक्टिक्स को फेल करने के लिए एक दूसरी रणनीति पर काम और उसको जनता ने किस नज़रिए से देखा, ये सब इसका जो परिणाम होगा ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन जब पहले चरण का मतदान आप कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये बातें गूंजेंगी और गूंजेंगी वो बातें भी जो चुनावी रैलियों के दौरान बड़े बड़े नेताओं ने बोली है और उन नेताओं ने भी ऐसी बातें कही है जिनका बंगाल के चुनाव प्रचार के बाद शायद बंगाल से बहुत ज़्यादा नाता नहीं रहेगा। वहाँ के विकास कार्यों से, वहाँ के जनता के संदर्भ में लिए गए निर्णयों पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। मतलब बंगाल का भविष्य बंगाल के लोग तय करेंगे, बंगाल के नेता करेंगे, चाहे वो जिस पार्टी के हों। और केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की भी एक बड़ी भूमिका है। इसलिए प्रधानमंत्री भी अगर कोई गारंटी दे रहे हैं तो उसको भी बंगाल के लोगों ने सुना है, समझा है। और सीएम ममता बनर्जी ने 15 साल के साख को बचाने के लिए जिस अंदाज में वो, जिस शैली में वो पेश हुई, जनता कितना कनेक्ट हुई है ये भी पहले चरण के मतदान में स्पष्ट होने लगेगा। और इतनी देर, लगभग 4 मिनट बोलने पर मैं यही महसूस कर पाया हूँ और शायद आप भी कर रहे होंगे कि बंगाल में बाजी किधर पलटेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना टफ चुनाव ये लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ है अगर वो पूरी तरीके से साफ सुथरे ढंग से हुआ और कोई हिंसा ना हुई। और ये नहीं होगी
इसको चुनाव आयोग अगर सुनिश्चित कर रहा है तो उसके संदर्भ में चाहे जितनी बातें विपक्ष की तरफ से या चुनाव आयोग के एक्टिविज्म से जो लोग भी आहत हो रहे हैं और टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि टीएन सेशन ने जो काम किया था, कुछ ऐसा ही काम ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव आयोग बंगाल में करने जा रहा है। चुनाव तो तमिलनाडु में भी होने जा रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं असम जैसे एक संवेदनशील राज्य में, केरल में भी चुनाव हो चुका, लेकिन बंगाल के चुनाव पर ही इतनी बातें क्यों? क्योंकि ममता दीदी जिस साख को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें इस बार भी अंततः उन्होंने पहले चरण के मतदान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो एक टिप्पणी की है, वो महिला और खास करके ममता दीदी जैसे जननेता से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। एक पत्रकार के पूछने पर कि आप महिला रिजर्वेशन के संदर्भ में प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की तो बातें सुनती ही नहीं, और उसके बाद उन्होंने जो बात कही वो मैं आपसे कह भी नहीं सकता। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पद पर बैठे हुए एक महिला, वो भी वयोवृद्ध स्थिति में है, वो सीजन्ड जर्नलिस्ट, माफ करिएगा, नेता हैं, और उन्होंने उस शब्द का जो कि गाली से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गंदा है, उन्होंने कैसे ये प्रयोग कर लिया। लेकिन इसके मायने नहीं कि इसी गाली से ममता दीदी चुनाव में बहुत मुश्किलों में पड़ जाएंगी। हाँ, ममता दीदी कितने डेस्परेट हैं, कितनी खींची हुई हैं, ये तो उनकी इस भाषा के इस्तेमाल से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दो कैडर आपस में भिड़ रहे हैं, और यहां पर अब लड़ाई घर से वोटर्स का निकलना, घर घर जा करके वोटर को निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, और जिस अंदाज में उनसे कनेक्ट होती है कार्यकर्ताओं की टोली, और कैसे उन्हें कहती है कि भाई आप वोट दीजिएगा, और किस तरीके से धमकी भरे अंदाज में कहती है, वो टोली या वो कार्यकर्ता या उनका झुंड या उनका नेता, ये सब बंगाल में दिखेगा। लेकिन उसमें अराजकता बिल्कुल खुलकर नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, और जिस तरीके से स्थानीय पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के अधिकार को चुनाव आयोग ने सीमित कर दिया है, ऑब्जर्वर पूरी तरीके से चुनाव आयोग के निर्देशन पर काम करेगा, एक एक मिनट की रिपोर्ट उसको करनी होगी। और किस तरीके से बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी ने आईपैक, ये जो चुनाव जिताने वाली ये कंपनी थी, जो प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़े थे जनसुराज पार्टी वाले, इन्हीं की कंपनी थी, हालांकि वो अभी इस कंपनी से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन इसी आईपैक कंपनी को बंगाल के टीएमसी ने अपने साथ जोड़े रखा, क्योंकि यही आईपैक कंपनी वहां एक तरीके से पार्टी के मुख्य सचेतक की भूमिका में रहती है। इसी के कहने पर इस बार 60 विधायकों के टिकट काटे गए और नए विधायकों को, नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। इनके ही कहने पर चुनाव का संचालन किया गया। हालांकि आईपैक पर भी जिस तरीके से कड़ी निगहबानी केंद्र की एजेंसियों ने किया है, आईपैक ने 20 दिन के लिए, अर्थात बताया जा रहा है कि 10 से या 12 मई तक इनका कामकाज बंद रहेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईपैक मान लीजिए अपने कामकाज बंद कर दिया, कोई इंटरनेट वर्क नहीं होगा, अगर वर्क फ्रॉम होम भी होगा तो कोई अपने आईडी, चैनल आईडी से वो संपर्क कर पाएगा, या जो निर्देश दे पाएगा नहीं दे पाएगा, जिस पर निगहबानी रहेगी। इन सब के बावजूद टीएमसी का कैडर, चाहे आप जो कह लीजिए, वो गुंडा कह लीजिए, मवाली कह लीजिए, समर्पित लोग कह लीजिए, वो हैं और वो जानते हैं। और इससे कम भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का जो पूरा कैडर लगा हुआ है वो भी कम जानकार नहीं है, वो तो बहुत जानकार है। और दोनों के अपने अपने टैक्टिक्स काम कर रहे होंगे, जिसको जनता परख रही है। और इसीलिए इस परख में जिस डर की चर्चा पिछले चुनाव प्रचार और उसके पहले से जितने भी विश्लेषक कर रहे हैं, या जो ग्राउंड रिपोर्टिंग्स में आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, चाहे बंगाल में रह रहे हैं या बंगाल के बाहर,
उस डर को कितना सामान्य किया गया, नॉर्मल किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, ये भी दिखेगा। लेकिन इस चुनाव में चुनाव परिणाम आने के बाद एक आशंका क्यों हर एक मतदाता के मन में है कि आखिर में अगर टीएमसी आ गई तो वो बदला कैसे लेगी, क्योंकि 2021 के चुनाव परिणाम के बाद भी कुछ हुआ था, वो आप याद करिए। और उसके बाद भी टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरीके से टीएमसी के अतिरिक्त और खास करके संघ परिवार या जय श्री राम के नारे की बात अगर वहां पर चलती है तो कैसे उनसे बदला लिया जाता है, उनको कैसे बंगाली समाज से अलग बताया जाता है, उनको बाहरी बताया जाता है, और इन सब को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। या क्या वहां का वोटर इतना कॉन्फिडेंस में आ चुका है जिसके संदर्भ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लीडर्स, चाहे बंगाल के वो नेता ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री और खास करके योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिश्व शर्मा या दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या और कुछ फायर ब्रांड नेता, ये जो भी गए हैं, इन्होंने एहसास कराया है कि इनके राज्यों की क्या स्थिति थी, इन्होंने किस तरीके से बदलाव किया। और खास करके योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा जहां जहां भी गए हैं और जो भी वो ब्लूप्रिंट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी क्योंकि प्रधानमंत्री का विजन है, उससे जनता जितनी कन्विंस हुई है, क्या जब वोट डालेगी तो वो विश्वास जो कन्वर्ट हो चुका होगा मन बदलने का, क्या वो वोट में तब्दील हो जाएगा? और क्या ममता बनर्जी से जिस मोहभंग की बात कही जा रही है, या जो लोग ये कह रहे हैं कि चाहे बात जितनी कही जाए जीतेंगी तो ममता ही, उसको लेकर के जो वोटर है उसके मन में क्या कुछ चल रहा है और क्या वो आशंकित है? ये ऐसी बातें हैं जो पहले चरण के चुनाव मतदान के परसेंटेज पर असर डालेंगी और तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार परिणाम क्या निकलने जा रहा है। पहले चरण के मतदान के पहले बहुत ज़्यादा इनपुट होने के बावजूद आज भी मैं कह रहा हूं ये चुनाव नेक टू नेक फाइट का है, बाजी किधर भी पलट सकती है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया है, एक रिपोर्टर के सवाल पर अगर ये उन्होंने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के पहले तक इसको दोहराती रहीं या इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती रहीं तो यकीन मानिए ममता दीदी ज़्यादा मुश्किलों में आ जाएंगे। अभी भी चुनाव बहुत बराबरी का है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता दीदी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऊँट किस करवट बैठेगा, फिर कह रहा हूँ, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।